तो बीएससी तृतीय वर्ष की जंतु कार्य की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम उपापचयन से शेष रहा क्रेब्स चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया 10 अभिक्रियाओं से मिलकर के बनती है और 10वीं क्रिया के फलस्वरूप इसमें पायरुवेट या पायरुविक एसिड उत्पन्न होता है। यह पायरुविक एसिड आगे चल करके क्रेब्स चक्र में भाग लेता है। हम जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस कोशिका की कोशिका द्रव्य में होती है और क्रेब्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। इसलिए पायरुविक एसिड जो है अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करना आवश्यक होता है। तो इस क्रिया में सबसे पहले पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन इसको कहते हैं। इस क्रिया में पायरुवेट से निकलने वाले हाइड्रोजन को NAD+ ग्रहण करके NADH+H+ का निर्माण करता है। ये क्रिया को एंजाइम A की उपस्थिति में होती है। ये को एंजाइम पायरुवेट से क्रिया करके एसिटाइल को एंजाइम A का निर्माण करता है। तो एसिटाइल को एंजाइम का निर्माण करने के साथ ही इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होती है, जो पायरुविक एसिड के COO ग्रुप से निर्मुक्त होती है। अब पायरुवेट का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो जाने के फलस्वरूप हमारे पास एसिटाइल को एंजाइम A आता है। एसिटाइल को एंजाइम में 2 कार्बन वाली संरचना होती है। ये एसिटाइल को एंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में उपस्थित ऑक्सिलो एसीटेट के साथ में अभिक्रिया करता है और ये क्रिया जल की उपस्थिति में होती है। साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम काम करता है, जिस अभिक्रिया का डेल्टा G0 जो होता है -7.5 होता है। यानी कि यह क्रिया जो है तीव्र गति से बनती है और ये साइट्रेट का निर्माण करती है। एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सिलो एसीटेट साइट्रेट सिंथेटेज की उपस्थिति में साइट्रेट का निर्माण करती है, साइट्रेट का सिंथेसिस कर देती है। इस साइट्रेट सिंथेसिस में ऑक्सिलो एसीटेट से आने वाले कार्बन को WXYZ के द्वारा निरूपित किया जाता है तथा एसिटाइल कोएंजाइम ए से आने वाले कार्बन को 2 और 3 नंबर दिया जाता है। इसके पश्चात साइट्रेट पर एकोनिटेज एंजाइम काम करता है। एकोनिटेज वाली जो रिएक्शन है उस पर डेल्टा G0 जो होता है +1.5 होता है, इसलिए क्रिया धीरे चलती है। साइट्रेट जब आइसोसाइट्रेट में परिवर्तन हो जाता है, इस क्रिया में केवल OH जो X कार्बन के साथ लगा हुआ था वो OH Y कार्बन में चले जाता है। साइट्रेट और आइसोसाइट्रेट में इतना ही अंतर है। आइसोसाइट्रेट बन जाने के पश्चात आइसोसाइट्रेट पर दूसरा एंजाइम आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कार्य करता है और आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कार्य करने पर इसमें से जो हाइड्रोजन निकलती है उसको NAD ग्रहण कर देता है और NADH+ में परिवर्तित हो जाता है। क्रेब्स चक्र के भीतर होने वाला यह पहला ऑक्सीकरण है। इस अभिक्रिया का डेल्टा G0 -2.0 होता है और इसका जो W वाला कार्बन है, W वाला कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर में निकल जाता है, जो ऑक्सिलो एसीटेट से इसको आइसोसाइट्रेट को प्राप्त हुआ था। आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेशन की क्रिया के फलस्वरूप हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, जिसे हम अल्फा कीटोग्लूट्रेट कहते हैं, उसका निर्माण होता है। क्रेब्स चक्र में अल्फा कीटोग्लूट्रेट एकमात्र ऐसा अम्ल होता है जिसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं। 1 2 3 4 5। इन 5 कार्बनों में से जो कार्बन इसको आइसोसाइट्रेट से प्राप्त हुए हैं वो XYZ और 2 और 3 कार्बनों से द्वारा निरूपित किया जाता है। दूसरी बार ऑक्सीकरण क्रेब्स चक्र में अल्फा कीटोग्लूट्रेट का होता है, जिसमें अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है। इस अभिक्रिया में डेल्टा G0 -7.2 है, इसलिए यह फास्ट गति से होती है और इसका जो Z वाला कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है। ये क्रिया को एंजाइम A विथ सल्फाइड्रिल ग्रुप की उपस्थिति में होती है। यह को एंजाइम A सल्फाइड्रिल ग्रुप की उपस्थिति में क्रिया होने के कारण अल्फा कीटोग्लूट्रेट अब सक्सिनाइल को एंजाइम A में परिवर्तित हो जाता है। अल्फा कीटोग्लूट्रेट से निकलने वाली हाइड्रोजन को NAD+ ग्रहण करता है और NADH का निर्माण कर देता है। अब जो हमारे पास सक्सिनाइल को एंजाइम A आया है, इस सक्सिनाइल को एंजाइम A के पास में 4 कार्बन होते हैं और उसके बाद सक्सिनाइल को एंजाइम A लगा हुआ है। अब सक्सिनाइल को एंजाइम सिंथेटेज इस पर कार्य करेगा जो इसे सक्सिनेट का निर्माण करता है। सक्सिनाइल को एंजाइम ए जब सक्सिनेट बनता है, इसका डेल्टा G0 -0.8 होता है। इस अभिक्रिया में एक
फास्फेट समूह निर्मुक्त होता है। इस फास्फेट समूह को जीडीपी ग्रहण करके जीटीपी में परिवर्तित हो जाता है। ये जीटीपी फिर एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करने का कार्य आता है। क्रेब्स चक्र में यही एकमात्र ऐसी क्रिया है जो फास्फेट को निर्मुक्त करके सीधे एटीपी का निर्माण करती है। ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में लगा हुआ कोएंजाइम ए जो है, ये कोएंजाइम सल्फ हाइड्रोजन ग्रुप के साथ में यह निर्मुक्त हो जाता है और सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज ने काम करा और ये सक्सिनेट बन जाता है। सक्सिनेट कार्बन क्रेब्स चक्र में हमें 4 कार्बन वाला यौगिक प्राप्त होता है जिसे हम सक्सिनिक एसिड भी कहते हैं। दूसरी बार सक्सिनिक एसिड का ऑक्सीकरण होता है और सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में परिवर्तित होता है या फ्यूमरेट में परिवर्तित हो जाता है। सक्सिनेट जब फ्यूमरेट में परिवर्तित होता है तो इस क्रिया में निकलने वाली हाइड्रोजन जो होती है उसको एफएडी ग्रहण करता है और एफएडीएस2 में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया में काम आने वाला एंजाइम जो होता है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहलाता है। इस अभिक्रिया का डेल्टा G0 जो होता है वो लगभग 0 के आसपास होता है। सक्सिनेट फ्यूमरेट में परिवर्तित हो जाता है। तो फ्यूमरेट में परिवर्तित होने पर इसमें से हाइड्रोजन निकल गई, उसको एफएडीएस2 ने ग्रहण कर दिया, इसलिए जो इसके बीच वाले दोनों कार्बन है उनके मध्य डबल बॉन्ड आ जाता है और ये फ्यूमरेट बन जाता है। अब फ्यूमरेट जब बन गया तो फ्यूमरेट का वापस जल योजन होता है फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में। इस अभिक्रिया का डेल्टा G जो है -0.9 होता है और फ्यूमरेट मैलेट में परिवर्तित हो जाता है। फ्यूमरेट अब मैलेट में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसका जो दूसरा कार्बन है वहाँ पर OH समूह लग जाता है और तीसरे वाले कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाता है। जब मैलेट बन गया तो मैलेट भी 4 कार्बन वाला अम्ल है। मैलेट पर मैलेट डिहाइड्रोजिनेज काम करेगा, यहाँ पर पुनः इसका ऑक्सीकरण होगा। क्रेब्स चक्र में होने वाला यह चौथा ऑक्सीकरण है और चौथे ऑक्सीकरण के फलस्वरूप निकलने वाले हाइड्रोजन को NAD ग्रहण करके NADH+H+ में परिवर्तित हो जाता है। मैलेट से जो अम्ल बनता है वो ऑक्जेलो एसीटेट होता है। इस पर मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है। इस अभिक्रिया का डेल्टा G0 +7.1 होता है। अभिक्रिया धीरे चलती है और ऑक्जेलो एसीटेट का निर्माण करती है। इस प्रकार यदि हम देखें इस अभिक्रिया से देखें पायरुविक एसिड से इसको यदि हम देखें तो पहली बार ऑक्सीकरण पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन से होता है। दूसरी बार आइसोसाइट्रेट का डिहाइड्रोजनेशन होने से, तीसरी बार अल्फा कीटोग्लूट्रेट के डिहाइड्रोजनेशन से, चौथी बार सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेशन जिसका कारण सक्सिनिक एसिड के डिहाइड्रोजनेशन से, और पांचवी बार जो होता है वो मैलेट के डिहाइड्रोजनेशन से होता है। इस प्रकार पायरुवेट से होने वाले, आइसोसाइट्रेट से होने वाले, अल्फा कीटोग्लूट्रेट से होने वाले और मैलेट से होने वाले हाइड्रोजन जो है उन सभी को NAD ग्रहण करके NADH+H+ का निर्माण करता है। केवल जहाँ पर हमारे पास सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में परिवर्तित होता है उस हाइड्रोजन को कौन करता है, उस हाइड्रोजन को एफएडी ग्रहण करता है। ये सारे के सारे हाइड्रोजन आयंस 5 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए रेस्पिरेटरी चेन में चले जाते हैं। ये हमारी क्रेब्स चक्र है जिसकी डिटेल स्टडी मैंने आपको बता दी है विथ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एक रिएक्शन को अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो क्रेब्स चक्र के बारे में बता देने के पश्चात अब थोड़ा सा मैं आपको बताते हूँ कि उपापचयन की क्रिया में हमें जितने भी फूड स्टफ का कंजम्पशन करा है, अमीनो एसिड्स हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो या लिपिड्स हो, उन सभी का ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन्स होते हैं वो क्या है, एक साथ समराइज हो जाते हैं। इस कैटापोलिक पाथवे को जनरेट करने के लिए TCA साइकिल में किस किस प्रकार से ये योगदान करते हैं उसको देख लीजिए। यदि मेटाबोलाइट्स के रूप में फूड स्टफ फैट का उपयोग किया है तो फैट का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा लाइपेज के कारण, जिससे ये लास्ट में जल करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाएगा। जो फैटी एसिड साइकिल हमारे पास बनी है उसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है। फैटी एसिड साइकिल में ये हमारे पास एक फैटी एसिड RCH2CH2CH2C डबल बॉन्ड HCO है, इसका ऑक्सीकरण होता है, हाइड्रोजन को एफएडी ग्रहण करके एफएडीएस2 में परिवर्तित हो जाता है, तो इसके बीच में दोनों कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड आ जाने के पश्चात इसमें वापस जल योजन होता है, तो यहाँ पर कीटो समूह लग जाता है। तो 2 कीटो हाइड्रोक्सी समूह लगेगा इस वाले कार्बन पर, अल्फा 1, 2 और तीसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह लग गया। फिर ऑक्सीकरण होता है तो NAD इसको ग्रहण कर लेता है, तो NAD+H+ में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ पर जो है दूसरा वाला जो हमारे पास कार्बन था वहाँ पर डबल बॉन्ड O समूह लग जाता है। तो इसको कहते हैं
ये तो COOH वाला कार्बन, ये अल्फा और ये बीटा कार्बन हो गया, इसलिए इसको बीटा कार्बन कहा जाता है। फिर इसका क्लीवेज हो जाता है तो यह एसिटाइल कोएंजाइम ए में टूट जाता है और इसका जो कोएंजाइम था वो सल्फाइडिल ग्रुप के रूप में निर्मुक्त हो जाता है, जो पुनः जाकर के फैटी एसिड के साथ में संयोजित होकर के वहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए निर्माण करने के काम में आ जाता है। जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है, पायरुविक एसिड से भी एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, ये एसिटाइल कोएंजाइम एक क्रेब्स चक्र में चला जाता है, ऑक्सिलोएसिटिक एसिड के साथ संघनन करता है और साइट्रेट बना देता है। यहाँ पर साइट्रेट का निर्माण करने के लिए एसिटाइल कोएंजाइम एक ऑक्सिलोएसिटिक एसिड के साथ संघनित करेगा और एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ से प्राप्त होगा वो बता दिया। फैटी एसिड से हमें एसिटाइल कोएंजाइम ये प्राप्त हुआ। यदि प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है तो जो अमीनो एसिड्स हैं एलेनाइन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सेरिन और थ्रियोनिन, उन सभी से पायरुवेट बनेगा। पायरुवेट का डिकार्बोक्सिलेशन होगा और एसिटाइल कोएंजाइम ये बनेगा। किंतु यदि फिनाइल एलेनाइन, टायरोसिन, ल्यूसीन, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स हैं तो इनसे क्या बनता है, इनसे एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए का उत्पाद होता है, इसलिए एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम को टूटता है तो फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए के 2 अणु बन जाते हैं। तो यहाँ फिनाइल एलेनाइन, टायरोसिन, ल्यूसीन, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन है तो भी एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए के माध्यम से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और ट्रिप्टोफैन है तो उनसे भी सीधा जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण हो जाता है। तो ये सारे जो एसिटाइल कोएंजाइम बने हैं ऑक्सिलो एसिटेट के साथ मिलकर साइट्रेट बनाते हैं और साइट्रेट फिर आइसोसाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। आइसोसाइट्रेट का क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और आइसोसाइट्रेट अल्फा कीटोग्लूट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। अल्फा कीटोग्लूट्रेट का निर्माण या अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का निर्माण ग्लूटामेट से भी होता है, लेकिन ये ग्लूटामेट जब बनेगा तो ग्लूटामिक एसिड से बनेगा और ग्लूटामिक एसिड बना है आर्जिनिन, हिस्टीडीन, ग्लूटामाइन और प्रोलीन ऐसे अमीनो एसिड्स हैं। ये अमीनो एसिड्स जिनमें क्या होगा, ट्रांस अमीनेशन होगा, तो ट्रांस अमीनो एसिड में ये जो अमीनो एसिड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित हो जाएंगे, ये सब ग्लूटामिक एसिड बनाएंगे। ग्लूटामिक एसिड से फिर यह कीटो एसिड यानी अल्फा कीटोग्लूट्रेट बन जाएंगे। जो है अल्फा कीटोग्लूट्रेट बना है उसका डिकार्बोक्सिलेशन होता है। अल्फा कीटोग्लूट्रेट के डिकार्बोक्सिलेशन होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और जो हाइड्रोजन निकलती है वो पहले ही बता दिया, इसका ऑक्सीकरण होगा और उसके फलस्वरूप सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और देनी है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का निर्माण आइसोल्यूसिन, मिथिलीन और वैलिन से सीधा भी होता है। जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना है वहाँ से सक्सिनेट बन जाएगा, सक्सिनेट फ्यूमरेट बन जाएगा। फ्यूमरेट का निर्माण जो है टायरोसिन और फिनाइल एलेनाइन से भी होता है और फ्यूमरेट फिर मेलेट में और मेलेट ऑक्सिलो एसीटेट में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्सिलो एसीटेट एस्पार्टेट और एस्पेरिजीन से भी प्राप्त होता है। ऑक्सिलो एसीटेट का फिर एसिटाइल कोएंजाइम में संघनन होगा और एक क्रिया वापस ऐसे के ऐसे क्रेब्स चक्र चालू हो जाएगी। तो प्रोटीन और फैट्स जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम के माध्यम से क्रेब्स साइकिल में एकत्रित हो जाते हैं। ये बात हमने इस चित्र के माध्यम से पढ़ ली है। अब ये आगे वाली डिटेल जो है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शंट कहलाता है, इसके हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये मैंने आपको क्रेब्स साइकिल का डिटेल और क्रेब्स साइकिल में जो उत्पाद है कहाँ से प्राप्त होते हैं और कैसे क्रेब्स साइकिल चलती है वो मैंने आपको बता दिया। अब एनर्जी स्टिक्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल की हम बात करें तो मैंने कहा क्रेब्स साइकिल में उत्पन्न होने वाला जो NAD है वो NAD रेस्पिरेटरी चेन में जाएगा तो 3 ATP देगा और FAD जाएगा तो 2 ATP देगा। यहाँ क्रेब्स साइकिल के भीतर की बात करते हैं तो पायरुविक एसिड से यदि जब हम बात करेंगे तो हमारे पास 1, 2, 3 और 4 NAD आए, 4 NAD आए, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, 4 2 8, 4 3 12 ATP प्राप्त हो गए। 12 ATP पायरुविक एसिड जब क्रेब्स चक्र में भाग लेता है तो NAD के माध्यम से देता है और 2 ATP जो है किसके माध्यम से देगा, FAD सब्सटेंस श्रृंखला में जाएगा तो 2 ATP देगा। जैसे एक बार 2 और आगे 12 और 2 14 हो गए, 14 हो गए ATP, किंतु एक ATP हमें जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनेट में परिवर्तित होता है तो सीधा देता है, इसलिए हमारे पास कितने हो गए, 12 और प्लस 2 14 प्लस 1 15 हो गया। 15 ATP का प्रोडक्शन पायरुविक एसिड जब क्रेब्स साइकिल में भाग लेता है और कंप्लीट उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, रेस्पिरेटरी चेन तक हमें प्राप्त होता है। किंतु यदि हम बात करें केवल क्रेब्स साइकिल की तो क्रेब्स साइकिल के जो तो प्रारंभ है ये पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर हो गया, उसके बाद ये विद्र प्रवेश का क्रेब्स साइकिल केवल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हुई जहां पर हमें 1, 2 और 3 NAD प्राप्त हुए तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 3 9 ATP NADH से प्राप्त होते हैं और 2 ATP FAD से प्राप्त होते हैं। 1 into
FAD 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 2। ये तो 3 3 9 2 11 11 और एक सीधा प्राप्त हुआ जो 12। तो यदि कोई कहते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए जो है क्रेब्स चक्र में भाग ले लेता है तो कितने ATP प्राप्त होते हैं, तो तब आप कहेंगे 12। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज से स्टार्ट करके। जब ग्लूकोज जो है का जब ऑक्सीकरण होगा तो ये पूरी की पूरी क्रिया कितनी बार होएगी, 2 बार होएगी। पूरी की पूरी क्रिया 2 बार होएगी, क्योंकि एक ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो 2 पायरुविक एसिड के अणु प्राप्त होते हैं। रिपीट हो गई स्टेप, तो पायरुविक एसिड जब भाग ले रहा था तो 15 ATP दे रहा है, तो 15 दूनी 30 हो गए। 30 ATP पायरुविक एसिड के डिकार्बोक्सिलेशन से प्राप्त हुए, ग्लूकोज से प्राप्त होने वाले दोनों पायरुविक अम्ल से मिले। और 8 जो है ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो 10 ATP में प्राप्त होते हैं, तो 30 और 10 40 ATP में टोटल प्राप्त हो जाते हैं। किंतु हम एक्टिवेशन ऑफ द ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज जब ग्लूकोज फर्स्ट फास्फेट में परिवर्तित होता है, ग्लूकोज फर्स्ट फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, ग्लूकोज 6 फास्फेट में ग्लूकोज 6 फास्फेट जब ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में परिवर्तित होते हैं तो 2 फॉस्फेट समूह वहाँ उपयोग में आ जाते हैं, इसलिए 10 में से 2 निकल गए, तो 8 ATP ग्लाइकोलाइसिस में हमें प्राप्त हुए। तो यू ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से हमें 38 ATP का नेट लाभ होता है और टोटल ATP का प्रोडक्शन 40 ATP का होता है। 40 में से 2 चले गए, इसलिए 38 ATP ये ग्लूकोज से बात करेंगे। तो इससे ATP के संदर्भ में बनने वाले सारे क्वेश्चन में आपको सरल करा दिए हैं। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ कार्बोहाइड्रेट उपापचयन का जो टॉपिक है ये समाप्त होता है और इससे संबंधित सारी अभिक्रिया आपको समराइज कर दी है। इस डायग्राम को आप रट लें तो ये बहुत उपयोगी आपके साबित होगा और ये यूजी के लिए ही नहीं, PG लेवल तक का मैंने आपको मेमोराइज करा दिया है, आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।